नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। नेकदिल इंसान किसी से धोखा खाने के बावजूद भी अक्सर यही कहता है कि गलत इंसान नहीं, गलत हालात होते हैं। लेकिन अगर इंसान ही गलत हो तो क्या वो किसी को अच्छे हालात दे सकता है? तुम गलत कर रही हो रितेश, कोई अगर अपनी गलती सुधारना चाहता है तो उससे मुंह मोड़ लेना भी गलत है ना बेटा। हाँ माँ, लेकिन तुम उस आदमी को मौका दे रही हो। इसने 15 साल से तुम्हारी कोई खबर नहीं ली। तुम्हारी जगह तो कई साल पहले ही ले ली थी, लेकिन तुम यहाँ किस मकसद से आई हो? उन्होंने खुद फोन करके बुलाया हमें यहाँ। अरे अंदर कहाँ जा रही हो? बाहर जाओ। जाने दीजिए हमें। अरे तू कांति जी। अरे कोई नहीं है। कांति जी, कांति जी। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। माँ, मैंने कहा था तुमसे, जिस इंसान की फितरत धोखा देने की हो वो इंसान कभी नहीं सुधर सकता। बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, उस औरत से तेरे पापा का पश्चाताप सहन नहीं हुआ और उसी ने उनके साथ कुछ, उनका फोन भी नहीं लग रहा। मुझे तो बहुत फिक्र होने लगी। सर, एक कचरा बीनने वाले को कचरा बीनते समय एक आदमी का सर कटा मिला है। यहाँ आइए, हटाओ सामने से। सर कटा मिला है तो बाकी की बॉडी पार्ट्स भी यहीं कहीं फेंके होंगे। पूरा एरिया स्कैन करवाओ। सर। सर, यहाँ आइए। सर, सर, बॉडी पे सुन्नत किया हुआ है, यानी कि मरने वाला मुसलमान है, और उसके हाथ का टैटू पे जो ईमान लिखा है, हो सकता है उस आदमी का नाम ईमान हो। हाथ पे गुदा नाम उसके किसी करीबी का भी तो हो सकता है। शहर के सारे थानों में पता करो कि क्या किसी की मिसिंग कंप्लेन ईमान नाम से ताल्लुक रखती है। सर। 31 मई 2016 को सूरत के एक डंपिंग ग्राउंड में पुलिस को एक कटा हुआ सर और एक धड़ मिला। डेड बॉडी की बाजू पर ईमान नाम का टैटू और सुन्नत होने से पुलिस को ऐसा लग रहा था कि लाश किसी मुस्लिम व्यक्ति की है। पुलिस डेड बॉडी की पहचान में जुटी थी कि 2 दिन बाद एक महिला अपने पति की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन आई। साहब, 3 दिनों से उनका फोन नहीं लग रहा है। नाम क्या है आपके पति का? कांतिलाल पटेल। कोई फोटो लाई है उनकी? जी। दिखाई। सर, इसका मतलब 2 मर्डर हुए। सर, कांतिलाल का है और धड़ किसी और का। अगर ऐसा है तो फिर उस धड़ का सर और कांतिलाल के बाकी बॉडी पार्ट्स क्यों नहीं मिले? एक काम करो, उस एरिया को फिर से स्कैन करो। सर।
जमुना बहन ने कटे हुए सर की पहचान अपने पति कांतीलाल से तो की, लेकिन उसने धड़ को अपने पति का मानने से इनकार कर दिया और जल्द ही फोरेंसिक रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि भी कर दी। देखते ही देखते ये केस दोहरे हत्याकांड में बदल गया। पुलिस को लग रहा था कि ये दोनों हत्याएं एक साथ हुई हैं। कांतीलाल की पहचान हो चुकी थी और अब पुलिस उस अज्ञात लाश की पहचान में जुटी थी जिसकी बाजू पर ईमान नाम का टैटू गुदा था। सर, सूरत और आसपास के जिलों में कुल 13 मुस्लिम परिवारों ने अपने रिश्तेदारों की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है, लेकिन उसमें से किसी का भी ईमान नाम से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ईमान नाम का इस अज्ञात लाश से ताल्लुक जरूर है। कांतीलाल भी जानता था इसे शायद। दोनों का मर्डर एक साथ हुआ है। चलिए माना आप ईमान को नहीं जानती, लेकिन कांतीलाल का किनसे मिलना जुलना था? उनसे मिलने कौन लोग आते थे बताइए तो सही हमें प्लीज। मेरे पति मेरे साथ यहाँ नहीं रहते थे। फिर कहाँ रहते थे? दरअसल 15 साल पहले मुझे और मेरे बेटे को उन्होंने घर से बाहर निकाला था। पर साहब, उस बात का पछतावा हो गया था उन्हें। और कितनी परीक्षा लेगी जमुना? अब माफ भी कर दे मुझे। परसों 30 तारीख है, तू आएगी ना? मैं 30 तारीख को उनके पास गई थी, लेकिन मासूमा ने मुझे घर के अंदर घुसने नहीं दिया। मासूमा कौन? उनकी प्रेमिका थी, जिसके साथ कई सालों से रह रहे थे। ये मासूमा मुसलमान है? जी मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन किसी ईमान को नहीं जानती और न ही कांति जी का किसी ईमान से ताल्लुकात था। अगर सारे राज जानती हो उनके तो ये भी पता होगा ना कि उनका मर्डर किसने किया। वही जो उनसे नफरत करती थी। जमुना मैम की तरफ इशारा है तुम्हारा? हाँ, लेकिन उनका बेटा रितेश भी कुछ कम नहीं था। वो तो कांति जी के नाम से भी नफरत करता था। अगर तुम कांति से इतना प्यार करती थी तो तुमने उनकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करवाई? कहीं तुमसे खून तो नहीं हो गया मासूमा? इसीलिए उस दिन जब जमुना मैम तुम्हारे घर आई तो तुमने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया, क्योंकि कांतीलाल की लाश पड़ी थी, है ना? नहीं सर, उस दिन तो मैं शहर में ही नहीं थी। मैं तो 30 तारीख को लौटी हूँ, लेकिन जब मैं घर लौटी तो कांति जी थे ही नहीं घर पे। उस दिन जमुना का आना, आपको कंप्लेन करना, मुझे तो लगता है उसकी सोची समझी चाल थी। कहाँ गई थी तुम? जी मैं लखनऊ गई थी, कांति जी ने ही मुझे भेजा था। सुनो मासूमा, तुम बहुत महीनों से अपने घर नहीं गई हो, आओ चली जाओ लखनऊ। मैं भी यहाँ कुछ दिन अकेले रहना चाहता हूँ। वो अपनी मर्जी के मालिक थे। वो जो कहते पत्थर की लकीर हो जाता। सुनिए, आपके लिए खाना बना के रख दिया है, खा लीजिएगा। चलते हैं। ठीक है, तुम जाओ। और सुनो जी, 30 तारीख तक वापस आ जाना। उन्होंने तुम्हें 30 तारीख को ही लौटने को क्यों कहा? क्योंकि वो उस दिन उस रिश्ते की बरसी मनाते हैं जो उन्हें कोई खुशी नहीं दे पाया। हाँ, 27 साल पहले इसी दिन हमारी शादी हुई थी। वो चाहते थे कि हमारे नए रिश्ते की शुरुआत भी उसी दिन हो जाए। मगर मासूमा का तो ये कहना है कि वो उनसे शादी करना चाहते थे, आपको तलाक देना चाहते थे। नहीं, लेकिन इन्होंने अपना इरादा बदल दिया था। आप मुझे तो वापस बुला रहे हो, लेकिन आपने मासूमा को जो उम्मीदें दी है उसका क्या? वो भी तो एक औरत है। आपने मेरे साथ जो किया वही आप उसके साथ। उन्होंने कहा था कि मासूमा को उसका हक देकर वो उसको विदा कर देंगे, लेकिन मैं जब गई तो मासूमा उधर ही थी और कांति जी हेलो। क्या पूछा पुलिस ने? अब कुछ नहीं, मिलकर बताती हूँ। बच्चे के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं,
लेकिन बच्चे का करना क्या है? मार डालो बच्चे को। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। नहीं सती। मर गया इसका बाप, लेकिन तेरी ममता नहीं मरी। सुन, अब मैं जैसा बोलता हूँ ना वैसा कर। मैं सच बोल रही हूँ। सर, कांतिलाल का फोन 29 तारीख की शाम से बंद है और उसके फोन की लास्ट लोकेशन उसके घर की थी, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे साफ हो कि उसकी हत्या उसके घर पर ही हुई हो। कॉल रिकॉर्ड्स में कोई ऐसा नंबर मिला जिससे ईमान का क्लू मिलता हो? सर, मैंने हर नंबर की पहचान निकाली, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जिसका नाम ईमान हो या ईमान नाम से ताल्लुक रखता हो। ईमान का ताल्लुक मासूमा से भी तो हो सकता है। उसके भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और पता करो कि 30 तारीख तक ये वाकई लखनऊ में थी या नहीं। कांतिलाल के पड़ोसियों से पूछताछ करो। सर, एक बात और, कांतिलाल का छोटा भाई मुकेश उदना में रहता है और 29 तारीख की शाम उसके नंबर से कांतिलाल को फोन हुआ था। हाँ, कांति भाई से मेरी बात हुई थी। वो मेरी सलाह लेना चाहते थे। कैसी सलाह? दरअसल वो मासूमा से शादी करना चाहते थे, पर जमुना भाभी की वजह से कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि उन्हें मासूमा से शादी कर लेनी चाहिए। अपनी भाभी से ज्यादा उसकी सौत के शुभ चिंतक हैं आप शायद। शुभ चिंतक तो मैं अपने भाई का हूँ। जमुना भाभी के साथ वो कभी खुश नहीं थे। वो उन्हें डिवोर्स भी देने वाले थे, अपने वकील से भी मिल रहे थे। अच्छा, एक बात बताइए, आप किसी ईमान नाम के आदमी को जानते हैं जिसका आपके भाई से, आपकी भाभी से या मासूमा से किसी तरह का कोई कनेक्शन? ईमान? जी, मुझे तो ऐसा कोई याद नहीं है। कांतिलाल की हत्या के रहस्यों में पुलिस बार बार ईमान का कनेक्शन तलाश रही थी। पुलिस को लग रहा था कि इस केस में लीड उन्हें तभी मिल पाएगी जब वो उस अज्ञात लाश की पहचान कर पाएंगे जिसकी बाजू पर ईमान नाम का टैटू गदा था, और पुलिस उसकी पहचान के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। सर, सूरत और आसपास के जिलों में ईमान नाम का डेटा निकलवा के भी पूछताछ की, लेकिन कोई लीड नहीं मिली और मासूमा के कॉल रिकॉर्ड में ईमान का कोई कनेक्शन नहीं है। और ये बात भी सही है कि 23 मई से 29 मई की सुबह तक मासूमा लखनऊ में थी। ये भी तो हो सकता है ना कि ईमान का लखनऊ से कोई ताल्लुक हो। एक काम करो, मासूमा जिस ट्रेन से सूरत आई थी पता करो उसके साथ कोई आदमी भी आया था क्या। एक सर्च टीम लखनऊ भिजवाओ और लखनऊ में मासूमा का जहाँ जहाँ आना जाना है वहाँ ईमान से जुड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करो। कांतिलाल के लॉयर का पता चला? सर, अभी वो बड़ोदरा में है, शाम तक सूरत पहुंच जाएगा। सर, कांतिलाल के पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि 29 तारीख को कांतिलाल का बेटा रितेश उसके घर गया था। सर, दोनों बाप बेटे में काफी झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि रितेश ने कांतिलाल को जान से मारने की धमकी भी दी। कांतिलाल से शिकायत तो बहुत होगी तुम्हें। 15 साल पहले तुम्हारी माँ के साथ साथ तुम्हें भी छोड़ दिया उसने। जी, अफसोस रहेगा मरते दम तक कि वो मेरे बाप थे। इस बात का अफसोस नहीं है कि तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं है? सर, उनका श्राद्ध मैंने 15 साल पहले कर दिया था। तो 29 तारीख को कौन सा कर्म कांड अधूरा रह गया था जिसे पूरा करने गया था अपने बाप के घर? बेटा रितेश, आओ अंदर आओ। मैं अंदर आने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही कोई रिश्ता बनाने आया हूँ। यहाँ पर सिर्फ समझाने आया हूँ कि मेरी माँ को बहलाना फुसलाना बंद कर दो, नहीं तो कोई दुख नहीं होगा मुझे अपनी माँ को विधवा बनाने में। मतलब तुम मानते हो कि तुमने अपने बाप को जान से मारने की धमकी दी थी? सर, मैं गुस्से में था, मैंने बोल दिया गुस्से में। आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस अपने बाप को ये कहने गया था कि वो आगे से मेरी माँ को ना बुलाएं अपने पास। तेरी माँ तो खुद रहना चाहती थी ना उनके साथ, तुझे क्या प्रॉब्लम थी? या वो भी नाटक कर रही है और असलियत कुछ और है? सर, आप मुझ पर और मेरी माँ पर सवाल उठाना बंद कीजिए और कांतिलाल की असलियत पता कीजिए। वो इंसान सिर्फ अय्याश नहीं, जुआरी और शराबी भी था। सिर्फ एक मासूमा ही नहीं, ऐसी कई सारी लड़कियां मेरे बाप की जिंदगी में आई जिनकी अय्याशी के चक्कर में उन्होंने मेरी और मेरी माँ की जिंदगी खराब कर दी। जब मैं 10 साल का था तब उन्होंने मेरी माँ को उनके ऑफिस में काम करने वाली सेक्रेटरी के लिए छोड़ दिया था। और सर, वही नहीं, उसके बाद भी कई सारी लड़कियां मेरे बाप की जिंदगी में। तो इस बार क्या हो गया कि उनकी सारी जातियां भूल के भी तेरी माँ उनके साथ रहना चाहती थी, मासूमा के उनकी जिंदगी में रहने के बावजूद? सर, मुझे नहीं पता कि कांति भाई मासूमा से शादी करने वाले थे, लेकिन हाँ, वो अपनी पत्नी जमुना बहन को तलाक देना चाहते थे और जमुना बहन उन्हें तलाक देने के लिए तैयार भी थी। जमुना बहन तैयार थी? जी हाँ, ये देखिए तलाक के पेपर्स, इन्हें जमुना बहन ने साइन करके दिया है, लेकिन फिर कांति भाई ने केस फाइल करने से मना कर दिया। क्यों? ये तो पता नहीं, बस अचानक एक दिन मुझे फोन किया और बोले कि केस होल्ड करो। आप किसी ईमान नाम के आदमी को जानते हैं जिसका कांतिलाल जी से मिलना जुलना? नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं। आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हो सर?
मैं तो कांति जी से प्यार करती थी। लेकिन शायद उन्हें समझ आ गया था कि तुम उनकी बीवी बनने लायक नहीं हो, इसलिए जमुना बहन से डिवोर्स पेपर्स पे साइन कराने के बाद भी उन्होंने तलाक का इरादा बदल दिया और तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने के लिए कहा। वापस नहीं बुलाया, तुम खुद वापस आ गई और इससे पहले कि कांतिलाल और जमुना बहन एक होते तुमने उनका मर्डर कर दिया। सर मैंने मर्डर नहीं किया है और कांति जी ने डिवोर्स पेपर होल्ड पे क्यों रखे थे वो मैं नहीं जानती, लेकिन वो जमुना को अपनी जिंदगी में वापस बुलाना नहीं चाहते थे। हाँ, ये बात सच है कि वो मुझे तलाक देना चाहते थे और उनके कहते ही मैंने तलाक पेपर साइन भी कर दिए थे। तो अब ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने वापस आपको अपनी जिंदगी में बुला लिया? साहब, कुछ रिश्तों की अहमियत अलगाव के बाद ही समझ में आती है। रिश्ता तो खत्म हो गया, लेकिन मैं तुम्हारी और रितेश की हर जरूरत को आप फिक्र ना करें, मैंने अपने बेटे रितेश को इतना काबिल बनाया है बुढ़ापे में अपनी माँ का सहारा बन सके। तुम अब भी मुझसे कुछ मांगोगी नहीं? आज तक जिसने सिर्फ अपमान दिए उनसे कुछ भी मांगकर अपनी ही नजरों में गिरना नहीं चाहती मैं। एक बार मैंने आपसे शराब छोड़ने की मांग की थी, आपने मेरा खाना बंद करवाया। आपके लिए तो मेरी भावनाओं को कोई मोल नहीं है और इसीलिए अलग होने का भी मुझे कोई मोल नहीं चाहिए। और अगले ही दिन उन्होंने मुझे फोन किया। हेलो हेलो जमुना, तुमने मेरा गुरूर पूरी तरह से तोड़ दिया है और मुझे 27 सालों बाद एहसास हुआ है कि दुनिया की हर औरत मर्द से ज़्यादा महान होती है। जमुना, मैं अब डिवोर्स केस फाइल नहीं कर रहा हूँ और मैंने तय किया है कि बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे और रितेश के साथ गुजारूंगा। प्लीज़ जमुना, मुझे माफ़ कर दो, लौट आओ मेरे पास प्लीज़। 2 महीने पहले ही वो मुझे बुलाना चाहते थे, मैंने हाँ नहीं कहा। उनको आजमाने से डर रही थी, लेकिन लगातार वो प्रार्थना करते रहे। उन्होंने शराब तक छोड़ी, मैं मान गई, लेकिन हमारे रिश्ते पर ऐसा ग्रहण था कि हमारी किस्मत में अलग होना ही लिखा था। सर, मासूमा जिस ट्रेन से सूरत आई थी उसके रिजर्वेशन डेटा में ईमान का कोई लीड नहीं मिला। मासूमा अकेले सूरत आई थी और उसके आने जाने का टिकट खुद कांतिलाल ने अपने एजेंट से करवाया था। और सर, तलाक के पेपर साइन करने के बाद कांतिलाल जमुना को सिर्फ कॉल ही नहीं बल्कि जमुना से मिलने उसके घर भी जा रहा था। जब कांतिलाल दोनों ही औरतों को भरोसा दे रहा था तो आखिर उसका भरोसा तोड़ा किसने? क्या रितेश ने, जो ये नहीं चाहता था कि उसकी माँ कांतिलाल के पास जाए, या मासूमा ने जिससे जमुना बहन की वापसी बर्दाश्त नहीं हुई, या कांतिलाल और जमुना बहन के फोन कॉल्स और मुलाकातों का राज पश्चाताप नहीं कुछ और था? सर, कांतिलाल की हत्या की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि उस आदमी की हत्या क्यों हुई जिसके हाथ में ईमान नाम का टैटू था? एक काम करो, पता करो कि कांतिलाल जहां जहां जाता था कहीं ये ईमान उसकी शराब और जुए का साथी तो नहीं था? कहीं कांतिलाल उसके मर्डर में बेकारी बलि का बकरा बन गया? और ये भी पता करो कि मासूमा के अलावा कांतिलाल के किन किन औरतों से चक्कर थे। हो सकता है उसकी अय्याशी उसकी मर्डर का कारण बनी हो। क्या सोच रही है? एबॉर्शन करवा ले। मैंने इस शहर में एबॉर्शन करवाया ना तो पुलिस को पता चल जाएगा, और शहर से बाहर गई तो पुलिस को मुझ पर शक हो जाएगा। तुम्हारी वजह से मैं न घर की रही न घाट की। देख, मुझे मत कोस और एबॉर्शन करवा ले। अगर पुलिस पूछे तो बता देना कि ये बच्चा कांति भाई का था। पुलिस बेचारी और लाचार समझकर तुझे छोड़ देगी। अगर पुलिस को कुछ बताया तो मैं भी मरूंगा और तू भी मरेगी, समझी? सर, लखनऊ में मासूमा और ईमान का कनेक्शन ढूंढने के दौरान एक बात पता चली है। क्या बात पता चली? 2 महीने पहले भी मासूमा लखनऊ में थी और वहां के सर्वोदय हॉस्पिटल में एडमिट थी। क्यों? बताया नहीं आपने क्या प्रेग्नेंट थी? कैसे बताती? जिनका बच्चा था वही नहीं रहे तो मैंने अबॉर्शन करा लिया। अबॉर्शन करा लिया? जी। कांति का ही बच्चा था? और किसका होगा? पक्का? आप एक ही सवाल बार बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कांति का बच्चा नहीं था। लखनऊ के सर्वोदय हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी ना आप, IVF के जरिए प्रेग्नेंट हुई। कांति से भी यही झूठ बोला था ना तुमने कि वो उसका बच्चा था।
बोलो। हाँ, झूठ बोला मैंने उनसे। और क्या करती, वो मुझसे शादी ही नहीं कर रहे थे। मैंने झूठ बोला, तभी तो वो जमुना से तलाक लेने के लिए तैयार हुए। तुम्हारे इसी झूठ पे भरोसा करके कांतिलाल ने जमुना बहन से डिवोर्स के पेपर्स पे साइन तो करवा ली है, लेकिन जब उन्हें असलियत का पता चला तो वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालना चाहते थे और जमुना बहन को लाना चाहते थे, और इसी रंजिश में तुमने उनका मर्डर कर दिया। मैंने उनका कत्ल नहीं किया है, और वो इसे अपना ही बच्चा मानते थे। कांति को किसकी मदद से मारा? ईमान कौन था? मैं किसी ईमान को नहीं जानती, और ना ही मैंने किसी की मदद ली है, और ना ही मैंने कांति जी को मारा है। कांति जी की मौत से मुझे क्या मिलता? सब कुछ तो उनकी बीवी और उनके बच्चे का हो जाता ना। ये भी तो एक वजह हो सकती है ना कि चाहती तो तुम सब कुछ थी, लेकिन उनके रहते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। मैं उन्हें कैसे मारूंगी? जब उनका मर्डर हुआ तब मैं इस शहर में ही नहीं थी। इस औरत पे नजर रखो, ये अब भी हमसे बहुत कुछ छुपा रही है। सर, कल बड़ौली पुलिस को नदी के किनारे कटा हुआ सर मिला है। काफी छानबीन करने के बाद भी उसकी बॉडी नहीं मिली। तुरंत फॉरेंसिक टीम से कांटेक्ट करो और पता लगाओ कि ये सर उस ईमान के टैटू वाले धड़ से मैच तो नहीं करता है। स्केच भी बनवाओ उसका। सर। पुलिस एक तरफ ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि हाल ही में मिला कटा सर क्या उस धड़ के डीएनए से मैच करता है जिसकी बाजू पे ईमान नाम का टैटू था, और दूसरी तरफ कांतिलाल की हत्या से जुड़े रहस्यों का भी पता लगाया जा रहा था। और फॉरेंसिक रिपोर्ट से आखिरकार पुलिस उस पड़ाव पर पहुंच गई जहां से कांतिलाल के साथ मिली अज्ञात लाश की पहचान करना आसान हो सकता था। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ये कटा हुआ सर उस धड़ से मैच करता है जिस पे ईमान लिखा हुआ था। हालांकि सर काफी डिकम्पोज हो चुका है, लेकिन स्केच आर्टिस्ट ने उस सर का एक स्केच तैयार किया है। ये देखिए सर। इस स्केच को पिछले दिन हुई सारी मिसिंग कंप्लेंट से टैली करो। सर, पता चला है कि मासूमा अक्सर कांतिलाल के भाई मुकेश से मिलने उसकी दुकान पर जाया करती थी। कांतिलाल की हत्या के बाद भी उन दोनों को एक साथ देखा गया। दोनों के फोन सर्वेलेंस पर डालो, 2 कांस्टेबल लगाओ उन पर नजर रखने के लिए। कहां जाते हैं, किस किस से मिलते हैं, मुझे सारी इंफॉर्मेशन की अपडेट चाहिए। सर, 3 दिन पहले उधना पुलिस स्टेशन में किशन शर्मा नाम के एक आदमी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है। उसकी शक्ल इस केस से मिलती है। किशन शर्मा? मगर उस बॉडी की तो सुन्नत हुई है, उसका हिंदू नाम कैसे हो सकता है? सर, इसकी मिसिंग कंप्लेंट उसके किसी रिश्तेदार ने नहीं, बल्कि एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अथॉरिटी ने लिखवाई थी। सर, किशन शर्मा बैचलर था, वो अकेला रहता था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए मैंने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। सर, वो हिंदू था, मेरे पास उसके मैट्रिक से लेकर हायर डिग्री के सर्टिफिकेट हैं। कांतिलाल पटेल को जानते हैं आप? नहीं सर। गौर से देखिए इस फोटो को, इसे देखा है कभी किशन के साथ? नहीं सर। आफ्ताब उसका बहुत अच्छा दोस्त है सर, उससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी उसके बारे में। नहीं सर, किशन को मैंने कभी इनके साथ नहीं देखा, और ना ही उसने मुझे कभी किसी कांतिलाल के बारे में जिक्र किया। अगर इसका नाम किशन था, ये हिंदू था, तो उसने हाथ में ईमान क्यों लिखवा रखा था और सुन्नत क्यों करवा रखा था इसने? सर, कई महीने पहले किशन ने मुझे इस बारे में बताया था। ईमान? तू फितरत से बेईमान है, ये हाथ पे ईमान क्यों लिखवा रखा है? क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतर गया? ईमान मेरा पहला प्यार थी, मैं शादी करना चाहता था उसके लिए मैंने अपना धर्म भी बदल लिया। कृष्ण से कामिल बन गया, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन ये निशानी मरते दम तक मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। और उसने मुझे बताया कि ईमान की शादी किसी और से हो गई थी, बस इसके अलावा उसने और कुछ नहीं कहा। किन लोगों से मिलना जुलना था उसका? किसी से कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, वो तो यारों का यार था, लेकिन थोड़ा अय्याश भी था। क्लब, डिस्को, लड़कियां, सिगरेट, दारू, सब उसके शौक थे। कभी उसके घर जाता था तो कोई ना कोई लड़की वहां से निकल रही होती थी। ये देखकर लगता नहीं कि तूने जिंदगी में कभी किसी सच्चा प्यार किया होगा। जब से ईमान ने मुझे धोखा दिया है ना, तब से किसी भी लड़की की मेरी आंखों में कोई इज्जत नहीं। सर,
मैंने किशन और कांतिलाल दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, इन दोनों के बीच कभी कोई कॉल नहीं हुई। मतलब कांतिलाल और किशन की हत्या का आपस में कोई लिंक नहीं है, ये दोनों अलग केस हैं। सर मुझे भी यही लग रहा है। किशन के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसे लास्ट कॉल एक सुषमा नाम की लड़की ने किया था, जो 2 महीने पहले तक उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी जहां पर किशन टीचर था। और जब से किशन का फोन बंद है, उसका भी फोन बंद है। लगता है घर में कोई नहीं है। पड़ोसियों से पूछताछ करो और चाबी वाले को। सर एक राज है जो मासूमा हमसे छुपा रही है। कैसा राज? सर मासूमा और मुकेश के बीच में एक फोन कॉल हुई थी जो हमने टैप की है। मना किया था ना मुझे फोन मत करना, क्यों बार बार घंटी बजा रही है? लेकिन की ऐसी तैसी। अब ना ही मुझे फोन करना, ना मुझसे मिलने की कोशिश करना, समझी? मासूमा को लेके आओ। सर अगर अब भी तुमने सच नहीं बोला तो सोच लो, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हें। पूरा घर चेक करो। आईवीएफ का आइडिया किसका था? मुकेश का। हाँ बोलो भगत। सर सुषमा के घर ताला लगा था, घर के अंदर ब्लड ट्रेसेस मिले। सुषमा के पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि वो अपने पति सतीश अवस्थी के साथ यहाँ रहती थी। घर कई दिनों से बंद है और दोनों हस्बैंड वाइफ का फोन भी बंद है। मतलब मियां बीवी किशन की हत्या करके फरार हैं। दोनों के फोन सर्वेलेंस पे डालो। सर बाहर निकल साली, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम किसी का अच्छा कर भी नहीं सकते। मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें पुलिस को नहीं दिया। हाँ इसीलिए, क्योंकि अपने यार के मर्डर में तू ही साथ थी। सर आजकल कांतिलाल का भाई मुकेश कांतिलाल के बेटे रितेश से बहुत मिल रहा है। और सर ये रितेश वही है जिसने 2 महीने पहले कांतिलाल को जान से मारने की कोशिश की थी। लेकर आओ उस रितेश को। सर साहब मैंने उन्हें नहीं मारा, मैं कैसे समझाऊं आपको? 2 महीना पहले भी तूने कांतिलाल को मारने की कोशिश की थी। 27 मार्च गार्डन रेस्टोरेंट, याद आया कुछ? साले धोखेबाज, धोखेबाज! अरे क्या कर रहे? क्या हुआ भाई? साहब मैं उस इंसान से नफरत करता था। मेरी माँ को डिवोर्स देने के बाद भी वो उनसे मिलते रहे, उन्हें फोन कॉल करते रहे। तब भी मैं उन्हें धमकी देने गया था कि वो आज के बाद मेरी माँ से कोई बात ना करें। और 29 मई को मैं यही बात कहने गया था मैं उनसे, लेकिन मैंने उन्हें मारा नहीं। मुकेश क्यों मिल रहा था तुझसे? साहब वो चाचा हैं मेरे, और मेरे बाप से कहीं बेहतर इंसान। वो कैसे? उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। भाभी अब कांति भाई से एलमनी क्यों नहीं मांग रहे? एलमनी आपका हक है। सारी दौलत गैर औरतों पे लुटाता आया है वो। आपको क्या मिला? दर दर की ठोकरें। हम ठोकरें खा लेंगे मुकेश भाई, लेकिन अपना स्वाभिमान कभी नहीं गिरने देंगे। ये मुकेश खुद को कांतिलाल का शुभचिंतक बता रहा था, पर एक तरफ मासूमा को और दूसरी तरफ रितेश और जमुना बहन को उनके खिलाफ जाने की सलाह दे रहा था। कुंडली निकालो इसकी। सर जमुना बहन पटेल सच बोल रही थी या झूठ, इस बात की पुष्टि का कोई प्रमाण नहीं था। कांतिलाल का बेटा रितेश भी सस्पेक्ट बनकर सामने आया था और पुलिस को बार बार यह भी लग रहा था कि मासूमा का ईमान से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। कांतिलाल की हत्या की कई वजह सामने आई थी, लेकिन कांतिलाल के साथ मिली लाश की पुष्टि ना होने की वजह से पुलिस इस हत्याकांड में कोई भी थ्योरी नहीं बना पा रही थी। और ये सवाल भी खड़ा हो रहा था कि क्या इन दोनों हत्याओं का आपस में कोई कनेक्शन है भी या नहीं। खोल दरवाजा। सनी धोखेबाज! मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया सतीश, ये तुम्हारा ही बच्चा है। नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है। समझे तुम अपनी बीवी की बात पे भरोसा नहीं है क्या? तुम्हें उस पराई मर्द की बात पे भरोसा है? मैं कुछ नहीं जानता, समझे? क्यों? तुम्हें अपने मर्द होने पे शक है क्या? ज्यादा जुबान लड़ा रही है। अब तो न तू बचेगी और न तेरा बेटा, समझी? खोल दरवाजा, खोल।
साली सर, सुषमा का फोन ऑन हुआ है, उसकी फोन लोकेशन ट्रेस हो गई है। टीम लेके पहुंचा वहां। सर। सर, किशन को मैं अपना अच्छा दोस्त मानती थी, इसीलिए उसे घर बुलाया था, पर उसने इस बात का गलत मतलब निकाला। सर ये क्या कर रहे हैं? सर सर छोड़िए सर, क्या कर रहे हैं? सुषमा, क्या चल रहा है ये? साले मेरी बीवी के साथ। मैं खुद नहीं हूं यहाँ पे, इसने मुझे बुलाया। उसने ऐसी गलतफहमी पैदा कर दी कि मेरे पति सतीश को मुझ पे विश्वास नहीं रहा। मैं जब प्रेग्नेंट हुई तो सतीश हमारे बच्चे को उसका बच्चा कहने लगे। तब मैंने किशन को फ़ोन करके रिक्वेस्ट की कि वो सब कुछ सच सच बता दे। इस तरह अपने पति को अंधेरे में क्यों रख रही हो तुम? ये बच्चा। साले, तूने मेरी बीवी को गंदा किया। उसकी बॉडी पहचान में ना आए इसलिए मैंने उसका सर काट दिया, धड़ अलग फेंक दिया और सर पुल पे ले जाके नदी में फेंक दिया। हमें पता था कि पुलिस हमारे घर तक पहुंच जाएगी, इसीलिए हम वो घर छोड़कर चौल वाले घर में आ गए। पुलिस किशन शर्मा के केस की चार्जशीट तैयार कर रही थी कि तभी कांतिलाल मर्डर केस में एक नया एंगल सामने आया। सर, मैंने मुकेश की हिस्ट्री निकाली है। 2 साल पहले उसने कांतिलाल के साथ फ्रॉड किया था, जिसके लिए उसको जेल भी हुई थी। कैसा फ्रॉड? सर, पिताजी के मौत के बाद वापी की वो जमीन कांति भाई को विरासत में मिली, और क्योंकि वहां पे नया हाईवे बना तो वो जमीन की कीमत चौगुनी हो गई, क्योंकि वो जमीन उस हाईवे से जुड़ी हुई थी। और सर, मैं लालच में आ गया, इसलिए मैंने एक नकली बिल बनवाया ताकि उस जमीन पर मैं अपना हक जमाने की कोशिश कर सकूं। और इसलिए कांतिलाल ने तुम्हें जेल करवा दी, जिसकी दुश्मनी निकालने के लिए तुमने उनका मर्डर कर दिया। नहीं सर, मैंने उनका मर्डर नहीं किया, मैं तो सिर्फ वो जमीन अपने नाम करवाना चाहता था। और इस बार तो मैं कांति भाई को पैसे देने के लिए भी तैयार था, लेकिन कांति भाई ने वो जमीन मुझे नहीं बेची, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मासूमा को यूज करूं। और मासूमा इस बात से परेशान थी कि कांति भाई उससे शादी नहीं कर रहे थे, तो मैंने मासूमा को आइडिया दिया कि वो प्रेग्नेंट हो जाए, ताकि कांति भाई जमुना बहन को डिवोर्स दे दे और उसे एलिमनी देने के लिए उन्हें पैसे देने पड़े, ताकि कांति भाई मजबूर होकर वो जमीन मुझे बेच दे। लेकिन ना जमुना बहन ने एलिमनी मांगी, ना कांतिलाल ने मासूमा को छोड़ा, इसलिए तुमने। नहीं सर, मैंने उसका मर्डर नहीं किया सर। कांति भाई तो खुद मुझे वो जमीन बेचने के लिए तैयार हो गए थे। मुकेश, तुझे मेरी जमीन खरीदनी थी ना? बोल कितने पैसे देगा? कल तक 20 दे रहा था, अब 15 दूंगा। बोलो। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, पैसे मुझे तुरंत चाहिए। कांति भाई पैसा तैयार छे। मुकेश, मैं तुझे थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। बाद में नहीं, अभी बताओ ना भाई। 15 का 16 देता हूँ। सर, कांति भाई ने मेरा फोन काट दिया क्योंकि वो अपनी जमीन किसी बिल्डर को बेच चुके थे। बिल्डर को? हाँ सर, अब उस जमीन पे उस बिल्डर का बोर्ड लगा हुआ है, गुप्ता बिल्डर्स। सर, जिस जमीन के बारे में कांति के भाई मुकेश ने हमें बताया था, उस जमीन पर कुछ दिन पहले ही गुप्ता बिल्डर ने अपना बोर्ड लगाया है। जमीन के आसपास की दुकान वालों ने बताया कि कांति की हत्या के अगले दिन गुप्ता बिल्डर ने वहां पर भूमि पूजन किया था। लेकिन सर, कांति के बैंक अकाउंट में पिछले कई हफ्तों से सिर्फ 85,000 रुपए पड़े हुए हैं और ना ही उसके घर में कोई कैश मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांतिलाल गुप्ता बिल्डर्स के किसी फ्रॉड का शिकार हुआ और इसलिए उसकी हत्या की गई? कांतिलाल? सर, मैंने जमीन कांतिलाल से जब खरीदी नहीं तो मैं उसके साथ फ्रॉड कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो ये जमीन अदिति शाह ने बेची थी। ये देखिए उस जमीन के कागजात।
सर, मैंने रजिस्टर ऑफिस में चेक किया। ये जमीन गुप्ता बिल्डर को अदिति शाह ने बेची थी और 8 महीने पहले तक ये जमीन कांतीलाल के नाम पर थी और कांतीलाल ने अदिति शाह को बेची थी। मुकेश को लेके आओ। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 1 महीने पहले कांति भाई ने खुद मुझे फोन करके वो जमीन खरीदने को कहा था। लेकिन जब कांतीलाल 8 महीने पहले ये जमीन अदिति शाह को बेच चुका था तो 1 महीना पहले तुम्हें बेचने को क्यों कहेंगे? सर मुझे नहीं पता कांति भाई ने मुझसे झूठ क्यों बोला। उन्होंने खुद मुझे फोन किया था। जब तक सच ना बोले तोड़ते रहो इसे। सर बोलो। सर एक बात पता चल गया, मैंने कांतीलाल के बैंक लॉकर खुलवाए थे, उसमें एक विल मिली है। ये विल 2 महीने पुरानी है, जिसमें लिखा है कि उसके मरने के बाद उसकी सारी जमीन उसके बेटे रितेश के नाम होगी। अगर ये विल कांतीलाल ने 2 महीने पहले बनाई है तो ये जमीन अदिति शाह के नाम कैसे हो सकती है पिछले 8 महीने से? इसका मतलब अदिति जो कोई भी है उसने कांति के साथ फ्रॉड किया है। नहीं सर, ये फ्रॉड अदिति शाह ने नहीं बल्कि उसके पति विष्णु ने किया है, जो कांतीलाल का वकील है। बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। कांति भाई मुझ पे बहुत भरोसा करते थे। मुझे लगा कि उन्हें बेवकूफ़ बनाना आसान है, तो मैंने पुरानी डेट के स्टैम्प पेपर्स खरीद के सौदे के पेपर्स बनवा लिए और फिर धोखे से उन पे कांति भाई के साइन भी ले लिए और फिर मैंने वो ज़मीन अपनी बीवी के नाम करवा दी सर। फिर सर थोड़े दिन पहले मुझे कांति भाई ने बताया कि वो ज़मीन को बेचकर उसके थोड़े से पैसों से मासूमा के लिए घर ले लेंगे और फिर जमुना बहन को भी वापस बुलवा लेंगे। लेकिन सर उन्हें नहीं पता था कि वो ज़मीन में पहले ही गुप्ता बिल्डर को बेच चुका हूँ सर। लेकिन सर मुझे पता था कि एक दिन उनको मेरे इस फ्रॉड का पता चल जाएगा, लेकिन मैं उसके लिए भी तैयार था सर। साले विष्णु हरामखोर दगाबाज, तूने अपने दोस्त की पीठ पे खंजर भोंका। पहले पीठ पे घोंपा था, अब सीने पे घोंपूंगा। जिस रिश्ते को पटरी पर आने में 27 साल लगे हों, वो रिश्ता नई शुरुआत से पहले ही बिखर जाए तो उसका मलाल उन शिकायतों से ज्यादा होता है जो कभी उस रिश्ते के बिगड़ने की वजह बना था। और जिस रिश्ते को बचाए रखने की गुंजाइश ही खत्म हो जाए, उस रिश्ते को मौका देना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही होता है। गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन वक्त रहते अपनी गलतियों को सुधार लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर देर हो जाए तो कभी कभी इंसान को अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का मौका तक नहीं मिलता। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।